हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आप सभी को पता है आज होली है और होली में आप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी शाम हो चुका है और हमने भी होली खेली, लेकिन अब शाम का वक्त हो गया है। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर रात को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि आपका लक्ष्य से आपको भटकना नहीं है। ठीक है, आपका जो लक्ष्य है ना, टारगेट है, उसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। छोटी मोटी परेशानियां लाइफ में आएंगी। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में बहुत सारी चीजें घटती है, उसका आप पे असर होगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से कभी नहीं भूलना है। पर्व त्योहार आते रहेंगे और पर्व त्योहार उनके लिए होता है जो सक्सेस है, जो लाइफ में सक्सेस है। इस फेस्टिवल का मतलब उसी के लिए है। किसी भी क्षेत्र में आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में है या बिजनेस में है, अगर लाइफ में आप बिल्कुल हर तरह से फेल्योर है, आपको फिर पर्व का मजा नहीं आएगा। तो आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। बता रहा हूं आपको, लगातार, है ना। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको वो सफलता दिला देगी। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, हम अभी ये मना लें, फिर अगला वो पर्व मना लें, और ध्यान अगर भटका देंगे और फिर अपने लक्ष्य से अगर दूर चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंपटीटर बहुत है। तो चलिए, हम सभी आज इस होली के पावन दिवस पे ये प्रण लें कि हमें जेट क्रैक करना है और हम जेट क्रैक करके रहेंगे। ठीक है, 18 सालों के बाद जो मौका मिला है उसको हम लोग कैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जिस किसी का भी पेपर 2 में इतिहास है, आपको पता होगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार क्लासेस चल रही है। और अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत में है, और दिल्ली सल्तनत में हमने पिछले क्लास में आपको फिरोज शाह तुगलक पढ़ाया था। आज के क्लास में फिरोज शाह तुगलक के बाद जो राज का शासक बने थे उनका कार्यकाल बहुत ही कम था, उसको हल्का सा देखते हुए फिर हम लोग आज सैयद वंश पे आए। हालांकि सैयद वंश लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका सैयद वंश होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सैयद वंश के बारे में जानेंगे साथियों। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आपको मॉक टेस्ट में भाग लेना है, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। कहां पर? एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप पर। बिल्कुल एग्जाम के पहले एग्जाम वाला माहौल मिलेगा, आपको लगेगा कि हम बस जेट के एग्जाम में बैठे हुए हैं। वही टाइम दिया रहेगा जितना आपका एग्जाम में रहता है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मॉक टेस्ट आप हमारे पास लगा सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम, एक बार आप एंट्री लेते हैं, आपको अनलिमिटेड टाइम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितना बार चाहे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और यहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा। तो बस क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने ऐप का लिंक दे दिया है, ऐप का लिंक दे दिया है। उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप का जो लिंक है उसको क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जैसे ही मॉक टेस्ट आएगा आपका नोटिफिकेशन जाएगा और आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर इस एप्लीकेशन को अगर यहां से डाउनलोड नहीं करना है तो आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं। वहां भी लिखिएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और वहां अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। सारे बच्चे मॉक टेस्ट देके अच्छा स्कोर कर लेंगे, आप छूट जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। सैयद वंश, आपको ये बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया। इसमें सबसे बड़ा राजवंश था तुगलक वंश। सबसे लंबा कार्यकाल था किसका? तुगलक वंश का। उसको हमने पढ़ लिया है। अब सबसे छोटा कार्यकाल जिसका, उसको पढ़ेंगे। मात्र ये कह सकते 1414 से, है ना, 14 से लेकर 51 तक इनका कार्यकाल रहा है। बहुत ही कम कार्यकाल रहा है, सबसे छोटा। और ये सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले थोड़ा तुगलक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा वंश है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर प्रश्न आ गया तो छोटा सा डायनेस्टी है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जेट में आपसे सवाल मिल सकता है। तो चलिए सीधे हम लोग अब क्लासेस में एंट्री करते हैं और देखते हैं
क्या हमें आज पढ़ना है। तो ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासकों के बारे में। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था और उनका पतन जो हुआ था वहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो शासक थे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और आपको पता है इसके कार्यकाल में ही पतन की शुरुआत आपको दिखने लगी थी, क्योंकि सैनिक दृष्टिकोण से इसने बहुत गलत निर्णय लिया था। इसके कारण जो प्रशासन था ना पर नियंत्रण शासक का कमजोर पड़ना शुरू हो गया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, सैनिकों को वंशानुगत कर दिया था। सैनिकों में वृद्ध सैनिकों की ज्यादा मिलती थी, जो बूढ़े सैनिक है ना वो ज्यादा मिल रहे थे इसकी सेना में, बूढ़े सैनिक ज्यादा मिल रहे थे। इसके बाद सैनिकों को पेंशन दिया जाता था, इसके राज को जो है ना खाली होता जा रहा था। बहुत तरह के निर्णय थे जिसके कारण सैनिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। यानी कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। इसके बाद तुगलक वंश तेजी से पतन की ओर बढ़ा। क्यों? तो इसके बाद के जो शासक थे वो कमजोर थे, कमजोर उत्तराधिकारी। इसके बाद दरबार के जो अमीर वर्ग थे उसकी साजिशें। इसके बाद प्रांत में विद्रोह। जब शासक कमजोर होता है ना तो प्रांत में विद्रोह भी होता है, ये राजतंत्र की खूबी है और यहाँ होने लगा। और विदेशी आक्रमण रहा सहा कसर किसने का तोड़ दिया? कमर जिसको बोलते तोड़ने का काम किया तैमूर ने। विदेशी आक्रमण हुआ, तैमूर ने इसके बाद आक्रमण कर दिया। जहां जो भी कमजोरी था वो जग जाहिर कर दिया इसने और खूब धन लूटा और सैनिक दृष्टिकोण से भी काफी हानि हुआ। और वर्ल्ड में ये कह सकते बात फैल गई कि दिल्ली सल्तनत में अब कोई भी दम नहीं रहा है और विशेषकर तुगलक वंश में कोई भी शक्ति अब है नहीं। तो ये इसके पतन के कारण थे। कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। जैसे फिरोज तुगलक की मृत्यु होती है उसका एक पोता था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, क्योंकि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अब फिर से इसका नाम गयासुद्दीन था, तो जब नाम सेम होता है इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय सिर्फ 1 साल बने। ये फिरोज तुगलक के पोता थे। बहुत छोटा और कमजोर रहा इसका कार्यकाल, बिल्कुल प्रभाव इनका कुछ था नहीं। दरबार में सिर्फ षड्यंत्र और अमीर यानी दरबार का जो अधिकारी था उसका ही वहां पर प्रभाव चलता था। ठीक है। हालांकि 1389 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? इसकी हत्या कर दी जाती है अमीरों के द्वारा ही, दरबारी षड्यंत्र में इसकी हत्या हो जाती है। और यहीं से तुगलक वंश के पतन की हम लोग शुरुआत देखते हैं। जब इसकी हत्या होती है तो फिर अबू बकर शासक बनते हैं। इसका भी कार्यकाल देखिए सिर्फ 1 साल। अब ऐसे ही सब मिलेगा आपको, 1 साल है ना, 1.5 साल कुछ महीना अबू बकर शासक बने। और यह जितने इसके चाचा, इसके कार्यकाल में इसके चाचा नहीं नासरुद्दीन मोहम्मद ने विद्रोह कर दिया। आंतरिक संघर्ष की यानी कह सकते हैं इसके कार्यकाल में शुरुआत हो गई, आंतरिक संघर्ष की शुरुआत हो गई। और यहाँ पर इसके चाचा जो नासरुद्दीन महमूद थे उसने जंग जीती और फिर से दिल्ली सल्तनत में और एक शासक की हत्या होती है और नासरुद्दीन महमूद अगले शासक बनते हैं। और कह सकते हैं कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर अधिकारी जो सत्ता के दावेदार थे उनके बीच आपस में युद्ध होने लगा, लड़ाइयां होने लगी, यानी गृह युद्ध का संकट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पहली बार गृह युद्ध इसके कार्यकाल में यहाँ शुरू हो गया। उसके यानी अब अबू बकर के चाचा कौन थे? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। अब ये बन गए। अब देखिए ये थोड़ा सा इनका कार्यकाल लंबा रहा, 4 साल ये टिक गए, 4 साल टिके, काफी उम्र दराज थे। ठीक है। किसी तरह यह बस दरबार को काका से शोभा बढ़ाते थे। असली चाबी किस पर था? असली चाबी अमीर वर्ग पर था, बड़े बड़े अधिकारियों पर था। ये अबू बकर की हत्या करा गद्दी पे आए थे। इसने हालांकि स्थिरता लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे प्रांत जैसे गुजरात, मालवा, जौनपुर इसके काल में स्वतंत्र हो गए, यानी दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के कार्यकाल में दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? विघटन, यानी उसका टुकड़ा, उससे लोग अलग होने लगे, इसकी शुरुआत हो गई। कौन कौन अलग हुआ? गुजरात, मालवा और जौनपुर नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के कार्यकाल में अलग हो गया दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं विघटन इसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। इसके बाद जो शासक बने अलाउद्दीन सिकंदर शाह, वो इनका कार्यकाल कुछ महीनों का था बस, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और ये बहुत बीमार रहते थे, बीमारी से इसकी मृत्यु भी हो गई, कुछ ही दिनों के मेहमान थे।
इसके बाद जो शासक बने वह है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। आप याद रखिएगा, इसमें क्या है, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नाम में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी इसके पहले भी आप जो हम पढ़ा रहे थे, आपको लगता है कि दोनों सेम है। 5 नंबर पे कौन शासक बने, और तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह। महमूद को अच्छा से पढ़िएगा, है ना, महमूद, नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसके पहले जो जिसने कि अबू बकर की हत्या की थी, उसका नाम देखिए क्या है। दोनों थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ क्या है, मोहम्मद, यहाँ मोहम्मद है, ठीक है, यहाँ क्या है, मोहम्मद शाह है, और यहाँ पर क्या है, दोनों डिफरेंस समझिए, महमूद शाह है। बस, है ना, कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना है, एकदम बिल्कुल अच्छे से उसको जो भी थोड़ा सा डिफरेंसेस मैं बता ही चलता हूँ, ताकि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन एग्जाम में ना हो, है ना। महमूद और मोहम्मद दोनों में अंतर है ना। अब इसका कार्यकाल देखिए बहुत लंबा रहा, और इसीलिए रहा कि इसने कहा कि हम बस सत्ता का भोग करेंगे, बैठेंगे, आपको जो करना है कर कीजिए, यानी जो अधिकारी थे उस पर ही छोड़ दिया, आपको जो षड्यंत्र करना करते रहिए, बस हम गद्दी पे बैठे रहेंगे, ठीक है, और कोई भी हम काम नहीं करना है। इसको अंतिम प्रभावी सुल्तान इसको कहा जाता है, क्योंकि काफी लंबा कार्यकाल रहा। इसके काल में पैरेलल सरकारें चलती थी, जिसे मैंने कहा ना कि अपने जो अमीर वर्ग थे उसको काम करने दिया कि आप भी काम कीजिए, यानी पैरेलल सुल्तान तो था ही, समांतर शासन चलता था, जिसमें दौलत खां लोधी काफी शक्तिशाली हो गए इसके कार्यकाल में, यानी केंद्रीय सत्ता बहुत ही कमजोर हो गई। और रही सही कसर किसने कर दी, तैमूर लंग ने। तैमूर लंग का आक्रमण इसी के कार्यकाल में हुआ। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत में किस शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो तैमूर का आक्रमण हुआ था नासिरुद्दीन महमूद शाह के कार्यकाल में। तैमूर कहाँ का शासक था, तो मध्य एशिया में समरकंद, मध्य एशिया में समरकंद का शासक था, और वह उसी ने यहाँ पे अटैक किया। उसको पता है कि यहाँ पे कमजोर सत्ता है, तो जरा जाके जरा पैकेट मनी ले आए, धन उन लूट ले, और बस इंडिया पे आया, दिल्ली को लूट लिया, और दिल्ली को लूट के अपार संपत्ति इसे मिला। लेकिन इसका अपोजिट साइड क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। पहले ही बदतर था, लेकिन अब और भी बदतर हो गई, यानी पतनशील हो गई, ठीक है। अब दिल्ली पर किसका आक्रमण हो गया, तैमूर का। दिल्ली पर कब्जा किया, भयंकर नरसंहार किया, लूटपाट की, और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पूरी तरह नष्ट हो गई। यानी यह जो आक्रमण था तुगलक वंश के अंतिम पतन का मुख्य कारण था। और इस प्रकार अब देखते हैं कि 1414 में ही दिल्ली सल्तनत का अब पतन हो जाता है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1413 में हो जाती है। इसके बाद इस अराजकता का फायदा उठाकर तैमूर का ही एक कह सकते हैं, उनका ही छत्रप कह सकते हैं, या उनका ही छत्रप तो नहीं, उनका मित्र मान सकते हैं। क्योंकि जब तैमूर ने यहाँ पर अटैक किया था, तो यहाँ पर एक खिज्र खां नामक व्यक्ति था, खिज्र खां, उसने काफी मदद करी थी तैमूर की। खिज्र खां ने तैमूर की काफी मदद करी थी दिल्ली पर अटैक करने में, ठीक है। तो इसीलिए जब तैमूर वापस गया तो मुल्तान और लाहौर, याद रखिएगा, मुल्तान और लाहौर का गवर्नर बना दिया खुशी से। मुल्तान और लाहौर का गवर्नर बना दिया था किसको, खिज्र खां को। लेकिन खिज्र खां था महत्वाकांक्षी व्यक्ति, वह इतने से संतुष्ट कहाँ था, जब देखा कि तुगलक वंश बिल्कुल नाम मात्र का है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, तो कहा कि अब हम मुल्तान और लाहौर पर ही क्यों ना दिल्ली पर अटैक करें। और उसने दिल्ली पर अटैक किया, और नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने, खिज्र खां ने। और खिज्र खां ने जिस वंश की स्थापना की उसी को कहते हैं सैयद वंश। और सैयद वंश क्यों कहते हैं भाई, सैयद वंश इसीलिए कहते हैं, ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद से जोड़ते हैं, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद से जोड़ते हैं, इसीलिए खुद को ये सैयद वंश के नाम से संबोधित करते हैं। और इसका देखिए पूरा ये वंश का कार्यकाल इतना ही रहा है ना, इतना ही रहा है कार्यकाल। कुछ कह सकते हैं कि देखा जाए तो बहुत ही कम। अब इसकी स्थापना किसने की, वो आपने देख लिया, खिज्र खां ने की। लेकिन खिज्र खां ने स्थापना की, लेकिन अपने आप को कभी भी स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित नहीं किया, क्योंकि यह तैमूर का एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी
टुकड़ों पे पलने वाला इंसान था, उनका ही गुण गाता था, उनके कारण ही यह शक्तिशाली हुआ था। इसलिए जब भी यह शासक बना, इसने खुद को तैमूर का प्रतिनिधि नायब कहा, कभी नहीं कहा कि मैं सुल्तान हूं। इसीलिए उसने सुल्तान नहीं बल्कि रैयत ए आला की उपाधि ली। रैयत ए आला की उपाधि किसने ली थी? खिज्र खान। इसका मतलब होता है प्रजा का उच्च अधिकारी। हम सुल्तान नहीं है, प्रजा का सेवा के लिए हम उच्च अधिकारी हैं। और तैमूर की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसका जो उत्तराधिकारी था मध्य एशिया में शाहरुख था। ठीक है, शाहरुख याद रखिएगा, शाहरुख खान है ना, उसी तरह नाम है आपका शाहरुख। तो यह तैमूर का उत्तराधिकारी था। तो इसने कहा कि हम उसी का प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर शासन करते हैं। और इसने इसको खुश करने के लिए शाहरुख को उसके नाम से सिक्के भी चलाए, है ना, कि हम आप ही के हैं, हम पे अटैक उटैक मत कीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के हैं और इसलिए हम आपके नाम के सिक्के भी जारी करते हैं। इसीलिए ये देखा जाए तो इसके कार्यकाल में यह स्वतंत्र नहीं था, सैयद वंश स्वतंत्र नहीं था। तो खिज्र खान के कार्यकाल में हमने क्या देखा कि यह स्वतंत्र नहीं था। अब लेकिन देखिए इसके बाद जो शासक बनते हैं खिज्र खान के बाद मुबारक शाह। मुबारक शाह के कार्यकाल में क्या घटना हुआ? मुबारक शाह ने खुद को, इसका कार्यकाल को देखिए, मुबारक शाह ने खुद को थोड़ा अलग किया तैमूर के वंशज से, शाहरुख से, और खुद को स्वतंत्र घोषित किया, खुद को स्वतंत्र घोषित किया और शाह और सुल्तान जैसे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मुबारक शाह ने सैयद सत्ता को अधिक स्वतंत्र रूप देने का प्रयास किया, ज्यादा स्वतंत्र रूप देने का प्रयास किया, और जो तैमूर के वंश का छत्र छाया था ना, उसको हटाने का प्रयास किया। हालांकि यह शासक अच्छा था, लेकिन इसका कार्यकाल में बहुत सारा विद्रोह हुआ, जिसके कारण इसका कार्यकाल विद्रोह में ही गुजर गया। खोखर विद्रोह हुआ, खोखर कहाँ है? पंजाब में खोखर विद्रोह हुआ, बार बार विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके बाद दोआब और कटिहार क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जहां पर जमींदारों ने कर देने से मना कर दिया था। इसी प्रकार मेवात का विद्रोह हुआ। ठीक है, वहां मेवातियों को नियंत्रित करने में इसका समय चला गया। अब प्रशासनिक दृष्टि से देखिएगा तो केंद्रीय सत्ता को इसने सुदृढ़ करने का प्रयास किया, राजस्व वसूली को भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया, प्रांतीय अमीरों पर भी इसने नियंत्रण करने का प्रयास किया। देखा जाए इसका प्रयास ओवरऑल अच्छा था, यह एक अच्छा शासक बन सकता था, लेकिन आंतरिक विद्रोह के कारण और आर्थिक रूप से खस्ताहाल के कारण यह बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। नगर निर्माण के क्षेत्र में इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर बसाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुबारकाबाद नामक नगर किसने बसाया था, या मुबारकाबाद नामक नगर कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे। यह उसके प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, यानी ये पता चलता है कि वह किस प्रकार महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। आर्थिक स्थिति आपको पता है, तैमूर के आक्रमण के बाद ही दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर थी। इसने हालांकि अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन बार बार जो विद्रोह होता था ना, वो आंतरिक विद्रोह को दबाने में इसकी अर्थव्यवस्था बद से बदतर इस कार्यकाल में भी हुई। और विशेष रूप से यहाँ पे ये कुछ इसकी विशेष उपलब्धि नहीं है, बस एक मुबारकाबाद वाला आप देख सकते हैं। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल आपका 1334 से 1445 तक है, और यह सैयद वंश के तीसरे शासक थे। मुबारक शाह के रिश्ते में भतीजे लगते थे, और मुबारक शाह की हत्या के बाद वे गद्दी पर बैठे थे, यानी मोहम्मद शाह ने मुबारक शाह की हत्या की थी, तब ये गद्दी पे बैठे थे। मुबारक शाह की हत्या कैसे हुई थी? दरबारी षड्यंत्र के कारण। इस घटना के बाद केंद्र और अधिक कमजोर हो गया, और यहाँ पर जब आप अमीरों के यानी जो उच्च अधिकारी उसके माध्यम से आप अपने शीर्ष नेता, शीर्ष जो आपके किंग हैं, उसकी हत्या करते हैं, तो आपकी भी हत्या हो सकती है ना, आपकी भी हो सकती है। ये बात दिमाग में था इनका, इसीलिए सिर्फ अपने अमीरों यानी उच्च सरदारों के बातों पर चलता था, ये कुछ भी अपने से स्वयं निर्णय नहीं लेता था। यानी मोहम्मद शाह, ठीक है, स्वयं मजबूत नहीं थे, वे दरबारियों के प्रभाव में रहते थे। कुछ भी अगर निर्णय लेना हो, कोई अगर शासक से मिलना चाहता था, तो ये कहता था उनसे मिलिए। कुछ भी इसको निर्णय लेना होता था, ये खुद नहीं लेते थे, जाके उनसे ही दिवाते थे निर्णय। ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण इसका बिल्कुल कमजोर था, सीमित भौगोलिक क्षेत्र इसके पास बचा हुआ था। अब यहाँ अगर देखा जाए इसके भौगोलिक क्षेत्र को,
दिल्ली सल्तनत केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गई थी। पंजाब, दोआब, मेवात आदि में विद्रोह जारी थे। प्रांतीय राज्यों का सुदृढ़ हुआ। जौनपुर, मालवा, गुजरात जैसे नए राज्य पूर्णतः स्वतंत्र हो चुके थे। अब दिल्ली सल्तनत केवल नाम मात्र की रह गई थी कि दिल्ली सल्तनत है, बल्कि उसका भौगोलिक रूप से सीमांकन देखिएगा तो कुछ भी नहीं था उसके पास। अमीरों का प्रभाव इतनी बढ़ गई थी कि सुल्तान केवल औपचारिक शासन बनकर रह गया था। दरबार में आंतरिक षड्यंत्र और गुटबाजी काफी ज्यादा बढ़ गया था। आर्थिक स्थिति आपको पता है पहले से ही कमजोर था। इसके बाद बाहरी आक्रमण यहाँ पर और विशेष रूप से अफगानों का खतरा था और इसकी के कार्यकाल में बहलोल लोदी का प्रभाव बढ़ा। बहलोल लोदी का प्रभाव बना और यही बहलोल लोदी बाद में क्या करते हैं, इस वंश को खत्म करके बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी, जिसको हम लोग को अभी पढ़ना है और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक है, अब इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह की और उसके बाद अगले शासक बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह अगले शासक 4th नंबर के शासक बनते हैं दिल्ली से। आपके अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनते हैं और यह गद्दी पर बैठते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह सत्ता इसने ग्रहण की और इसके बाद इसके कार्यकाल के जान लीजिए कि इसको शासन में विशेष रुचि थी ही नहीं। बस ये दरबार में बैठे थे लेकिन शासन में इसकी विशेष रुचि थी नहीं। यह बिल्कुल कमजोर शासक था और केंद्रीय सत्ता इसके कार्यकाल में खत्म। यानी जो भी इसके बाद आ रहा है आप देख रहे हैं किसी का भी कार्यकाल में विशेष रूप से केंद्र जो नियंत्रण होता है वो खत्म हो चुका था और अब ये नाम मात्र के थे और अफगानों का बहुत ज्यादा इसके कार्यकाल में उदय हुआ। और इसका कार्यकाल जानते हैं क्यों फेमस है? आपको हंसी भी लगेगा, ऐसा भी शासक हो सकता है। इसका क्या हुआ, इसका जो वजीर था उससे इसका झगड़ा हो गया है ना। इसके वजीर से झगड़ा हो गया, इसने क्या किया, खुद को रूठ कर ये दिल्ली से निकल गए। मान लीजिए अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे, ये कौन सा स्टाइल है भाई? तो वही हुआ है, शासक खुद जो कि दिल्ली राजधानी थी वहां इसको रहना चाहिए, अपने वजीर से परेशान होकर इसने क्या की, राजधानी छोड़ दिया। अलाउद्दीन आलम शाह ने राजधानी छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के बदायूं चले गए और वहीं रहने लगे। यानी एक प्रकार से दिल्ली को खुला छोड़ दिया। ठीक है, और यह दिल्ली के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा सुल्तान जो स्वेच्छा से उसने राजधानी त्याग दी। लोग तो लड़ते हैं है ना, नियंत्रण के लिए लड़ते हैं, लेकिन ऐसा शासक जो आत्म शांति के लिए खुद ही छोड़कर चला गया, ऐसा नहीं, खुद ही चला गया वजीर से लड़कर। इस प्रकार देखते हैं सैयद वंश का अंत हो जाता है अलाउद्दीन आलम शाह के बाद और बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और बाद में हम लोग अगले क्लास में लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसी लोदी वंश को हराकर बाद में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नोट्स में बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल्स में है। आपको नोट्स तो मिल ही जा रहा है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहता है वीडियो लेक्चर के जस्ट नीचे। आप चाहते हैं कि आपको सारे नोट्स मिले तो बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़िए और नोट्स को अच्छे से आप अपने कसक लैंग्वेज में लिखिए और निश्चित रूप से जब आप लिखेंगे ना आपके नोट्स का 40% आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद जब 40% आपको याद हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस एक बार एग्जाम के पहले अगर पढ़ लेते हैं तो फिर आपका काम फिनिश, क्योंकि एमसीक्यू आएगा। आप जैसे ही पूरा रट के याद नहीं कर रहे हैं तो भी अगर 4 ऑप्शन देखते हैं ना आपको ये तुरंत दिमाग में कैसे करंट आएगा कि नहीं ये सही है, वो हो जाता है ना। हम लोग भी एग्जाम देते थे, अगर आप बुक में कहीं पढ़ लिए किसी चीज को तो ऑप्शन में देखते तुरंत आपका पहला क्लिक जो करेगा ना वही राइट आंसर होता है। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लासेस में और क्लासेस लगातार चल रही है। आज होली था फिर भी हमने क्लासेस ऑर्गेनाइज की क्योंकि हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। जब तक जेपीएससी एग्जाम डेट बता ना दे कि हम एग्जाम डेट एक्सटेंड करें तब तक हम लोग इसी डेट को अंतिम डेट मानकर अपना तैयारी करते रहेंगे। लेकिन एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा इसकी पूरी संभावना है, लेकिन हमें तैयारी को नहीं रोकना, तैयारी का मोमेंटम वही रहना चाहिए। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।